रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है गांठ। लेखन नमिता सिंह और वाचन निमिषा सिंघल। रेडियो प्लेबैक इंडिया। प्रोफेसर साहब, कब से है ये गांठ आपकी मदर के? जी, मेरी मदर इन लॉ। ओह यस, मदर इन लॉ के। मेरे ख्याल से काफ़ी समय से, पिछले 3-4 महीने से तो थी तकलीफ, या फिर शायद 6 महीने से थी। फिर इतनी देर क्यों कर दी प्रोफेसर साहब? डॉक्टर का स्वर खींचा हुआ था। वे उन कागजों को देखते जा रहे थे जो प्रोफेसर वर्मा ने एक फाइल से निकालकर उनके सामने रखे थे। डॉक्टर एक एक कागज पर नज़र डाल रहे थे, रिपोर्ट देख रहे थे और बगल में बैठे अपने 2 जूनियर डॉक्टर्स को सरकाते जा रहे थे। कहाँ है मिसेज? डॉक्टर ने फाइल पर लिखे नाम को पढ़ने की कोशिश की। आपकी मदर इन लॉ। प्रोफेसर वर्मा ने उठकर चैम्बर से बाहर झांका, इशारा किया। बाहर मरीजों के शोर के झोंके के साथ अर्चना अपनी माँ को सहारा देकर भीतर ले आई। भीतर 52-54 साल की। यूँ फाइल में तो उम्र 50 ही लिखी थी। ढीला सा सलवार कुर्ता, सफ़ेद रंग का सूती दुपट्टा जो सिर से सरक कर कंधों के नीचे सीने पर जमा हो गया था। कंधे झुके जा रहे थे। बीमारी कैसी भी हो, झुर्रियों के निशान खींच ही देती है। बालों में सफ़ेदी की लकीरें भर देती है। सूना माथा, खाली आंखें, निर्विकार कहीं दूर देख रही थी। अंदर डॉक्टर ने पर्दा पड़े हुए केबिन की ओर इशारा किया। सीने में ये तकलीफ कब से है माँ जी आपको? माँ जी खामोश रही, दुविधाग्रस्त या तकलीफ में डूबी कौन जाने। कब से? डॉक्टर ने उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। नाखून दिखने लगे, उनमें जैसे हल्दी चढ़ी थी। इतने प्यार और अपनापे से डॉक्टर ने हाथ सहलाया, उनकी आंखें भीग गई। सूनापन तैर कर ऊपर आने लगा। बहुत दिन से। उन्होंने सिर हिलाकर हामी भरी। बोलना मुश्किल काम था। डॉक्टर साहब, अर्चना मदद के लिए आगे बढ़ी। करीब 4 साल पहले एक बार इन्होंने अपने बाएं सीने में कुछ सख्त सा होते देखा था। फिर डॉक्टर नब्ज देख रहे थे। दिखाया था यहाँ हॉस्पिटल में। फिर क्या बताया उन्होंने? क्या टेस्ट किए थे? जी, टेस्ट तो हुए थे, कहा था गांठ निकलवा देने को। आप पेपर्स देखिए ना। फिर अर्चना सहम गई। लगा कि अदालत में खड़ी है, कटघरे में। जिरह जारी है। कब से यह जिरह झेल रही है वह? दिन में जब अकेले होती है, रात के अंधेरे में करवट बदलते हुए, जब नींद उचट जाती है, अब यहाँ डॉक्टर के केबिन में भी। फिर मम्मा ने मना कर दिया। क्यों माँ जी? माँ जी चुप थीं। उन्हें क्या कहना? उनके बदले में बोलने वाले हैं ना। उनके सवालों में भी और जवाबों में भी। सब काम अब दूसरे ही कर लेते हैं, वह सुनती है बस। धीरे धीरे जिंदगी का ढर्रा ही बदल गया है। जी डॉक्टर साहब, पहले तो तैयार थीं, दिल्ली जाना था, वहीं होना था ऑपरेशन। क्या हुआ कि जाने से पहले बोली कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मुझे डर लगता है। बस मानी ही नहीं, अड़ गई कि ऑपरेशन नहीं कराना। ऑपरेशन कराऊंगी तो मर जाऊंगी, मुझे ऐसे ही रहने दो। कहने लगी, जो कुछ इलाज कराना है यहीं करा लूंगी। व्हाट नॉनसेंस! ऐसा क्यों हुआ? गांठ निकल जाती, ठीक होता। अब तो
उन्होंने गर्दन के नीचे छूना चाहा। माजी चीख पड़ी दर्द से और हाथ हटाकर अलग कर दिया। वैसे भी गैर मर्द का हाथ सीना कैसे खोलती उनके सामने। अर्चना के सामने भी सीना तो पिछले महीने ही खोला था। खोला क्या था, उसने देख लिया था। कसम दी थी अपनी निशु और विशु की। क्या करती अर्चना की मम्मा, दिखाना पड़ा। उस दिन चीख अर्चना के मुंह से निकली थी। सीना कहाँ था, गायब। बाईं ओर जो कुछ बिखर गया हो। घाव के ऊपर दवा डालकर मोटी रुई की तरह तह जमा रखी थी। कितना विभस्त था, अंदर भी और बाहर भी। देखकर चक्कर आने लगे। मम्मा बर्दाश्त कैसे कर रही हैं और कब से? छिपाकर कैसे रख पाई इतना सब? सरासर आत्महत्या। कितना कुछ गोपन रहा मम्मा के मन में। गांठ जब तक भीतर ही भीतर पलती रहे तो लंबे समय तक पता नहीं चलता। फूटती है तो फिर विभस्त हो उठती है। किस रूप में फूटे ये अलग बात है, लेकिन ये तय है कि फूटेगी तो ऐसे ही लहूलुहान होकर बिखरेगी। जीवन तो नष्ट करेगी ही। लगता है गांठ दर गांठ बनती जा रही थी। कब से नहीं मालूम। औरत के मन की गांठें आज की हैं भला। लता जैसा वजूद ठहरा, ऊपर उठी तो दूसरे के पैरों पर। कोई डंडा तना, कोई दीवार, कुछ होना चाहिए। दीवार तो दीवार ही ठहरी, ईंट गारे की। कब दरक जाए, ढह जाए और ले देकर नीचे आ गिरे कमजोर लता को लेकर। अर्चना खुद लता नहीं थी, अपने पैरों पर थी। अपनी मम्मा के लिए झड़ती बिखरती दीवार ही बन पाई। मोटा मजबूत तना नहीं बनी अपनी मम्मा के लिए। पता नहीं क्यों उसके पापा यह सब नहीं सोच पाए थे। अर्चना को उस दिन कॉलेज में देर तक रुकना था। टीचर्स का गेट टुगेदर था, वह रुक गई। टीचर्स क्लब की सेक्रेटरी वैसे ही परेशान। छुट्टी के बाद कोई कार्यक्रम हो तो कोई रुकना ही नहीं चाहता। आप अगर दावत भी दे रहे हो तो टीचर्स कहेंगी कि बीच के किसी समय में कर लो। पीरियड खत्म होते ही ऐसा भागेंगी कि बस। बच्चों को भी मात करते हैं। किसी के बच्चों के आने का समय, किसी की सासू जी का लफड़ा, कोई पति के हुक्म में कि उन्हें समय पर खाना कौन देगा, किसी को अपनी कामवाली का खौफ। अर्चना को कौन दौड़कर घर में बच्चों को संभालना था। मम्मा है ना घर में, बच्चे भी नानी के साथ खुश रहते हैं, सभी रश्क करते हैं उससे। यार अर्चना, यू आर सो लकी। मेरी मदर इन लॉ बच्चों को खूब अच्छा संभालती हैं, लेकिन उन्हें मेरा टाइम टेबल रटा हुआ है। फौरन पूछेंगी, क्यों, तुम्हारी क्लास तो 3 बजे तक थी, फिर देर कैसे हुई? और शुरू हो गया बड़बड़ाना। दिक्कत तो ये है कि ये सास लोग फौरन अपने को नौकरानी मान लेती हैं। अरे घर की मालकिन हो तो तुम। अरे यार, मैं तो कहती हूँ मम्मी जी, ये आपका घर है, ये आपका बेटा है, ये आपके पोती पोते। बनो मत। पैसा तू कमा रही है, तू खर्च कर रही है। बैठे बैठे फ़ोन करेगी, मम्मी जी ये कर लेना, मम्मी जी वो कर लेना। फिर मालकिन तू हुई कि वो? ओह दैट्स रिमाइंड मी। दोस्तों की चुगलबाजी सुनते हुए अर्चना चीख उठी। मैं भी मम्मा को फ़ोन कर लूँ। मम्मा, मैं देर से आऊँगी, ज़रूरी मीटिंग है क्या? सुंदरकांड का पाठ कहाँ है? अरे फिर चली जाना सुनने, मैं सुना दूंगी तुम्हें सुंदरकांड। हाँ, निशु को 4 बजे छोटी वाली गोलियां दे देना, 6 गोलियां। नहीं नहीं, 2 नहीं 6 गोलियां, भूलना मत। पता चला सो गई। और हाँ, निशु को होमवर्क करने बिठा देना, विशु को खेलने मत देना उसके साथ। हाँ, टीवी मत चलाना वरना कुछ नहीं करेगा वे। अच्छा, परेशान मत होना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके बाय मम्मा। चलो हो गया। अर्चना ने मुक्ति की सांस ली। गांठें तो अर्चना की भी खुल रही हैं। धीरे धीरे रिसती जा रही हैं स्मृतियां। एक भय जकड़ रहा है उसके दिमाग को। सर्द हो रही हैं शिराएं। पापा याद आ रहे हैं। पापा होते तो मम्मा ठीक हो जाती। हाँ ज़रूर।
ऑपरेशन भी होता। मम्मा का डर? कुछ नहीं, सब बहाना था। बचा लिया तुझको तेरी मम्मा ने। ये कौन बोल रहा है उसके भीतर बैठा? पापा, पापा। हाँ बेटा। क्या हो गया ये सब? क्या हो गया तुम्हारी मम्मा को? कैसे हुआ? मुझे नहीं मालूम पापा, वह सुबकने लगी। मुझे माफ़ कर दो पापा, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं कब उसकी हिचकियाँ बन गई। अर्चना, अर्चना, क्या हो गया? रो क्यों रही हो? कोई सपना देखा क्या? प्रोफेसर साहब उसे हिला रहे थे। होश में आई अर्चना, वह अभी भी सुबक रही थी। आई एम सॉरी, आप सो जाइए, मैं ठीक हूँ। उसने बाथरूम में जाकर मुंह धोया, पानी पिया। वर्मा जी फिर गहरी नींद में चले गए थे। मम्मा के कमरे की बत्ती जल रही थी। फूलवती मम्मा के पलंग के पास खड़े तख्त पर सो रही थी। उसने चादर से मुंह ढांप रखा था। फूलवती के हल्के खर्राटे उस बर्फ खामोशी में जैसे जिंदगी का एहसास दे रहे हैं। मम्मा बिस्तर पर सिमटी सिकुड़ी एक धब्बा जैसा दिख रही थी, हौले हौले जैसे हिल रही हों। शायद चैन नहीं आ रहा होगा। उन्होंने करवट बदली और उसके साथ ही एक धीमी कराह कमरे में तैर गई। वह खामोश कदमों से अंदर आई और मम्मा के पलंग पर पैताने की ओर बैठ गई। उन्होंने आंख खोल कर देखा। चुप हो गईं। मुस्कुराने की कोशिश में होठ टेढ़े किए, कुछ कहना चाहा। आवाज़ सिर्फ फुसफुसा कर रह गई। उनके चेहरे पर कुछ तलाशते हुए उसने मम्मा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। पतले कमज़ोर हाथ सर्द थे। नींद नहीं आ रही? फिर फुसफुसाई मम्मा। हाँ मम्मा, आपके पास सो जाऊं? अपने को सिकोड़ अर्चना उनके पीछे लेट गई। उनकी कमर में हौले से हाथ डाल दिया। फिर मम्मा के बालों को सहलाने लगी उसकी उंगलियां। उसे लगा कि फिर उसकी रुलाई छूट रही है। कुछ बात कर अर्चना, कुछ बोल, वरना मम्मा को भी रुलाएगी। वह बहादुर औरत है, उसे कमज़ोर मत बना। मम्मा, याद है मैं बचपन में ऐसे ही सोती थी। सब मुझे कहते थे कि दुम बन गई हूँ मैं तुम्हारी। धीरे से सिर हिला शायद, और पापा गुस्सा करते, कितनी बड़ी हो गई है। फिर भी मैं पापा के पीछे भी ऐसे ही सो जाती। पापा इतनी जल्दी चले गए मम्मा। उसे लगा मम्मा का शरीर हिल रहा है। मुझे आजकल पापा रोज सपने में दिखाई देते हैं, कुछ कुछ कहते रहते हैं। मम्मा का हाथ पीछे उसकी कमर पर पड़ा, मानो थपथपा रही हैं, आश्वस्त कर रही हैं। पापा और मम्मा कितने अकेले हो गए थे। उनकी शादी के बाद यूं वे हमेशा के मस्तमौला ठहरे। जब मौका मिलता सब लोग घूमने चल देते। कोई 3-4 दिन की छुट्टी पड़ी नहीं, चल दिए तीनों लोग। आसपास के लोग हंसते, ताज्जुब करते। घर गृहस्थी वाले ऐसे कैसे उठकर चल देते हैं? उन्हें इस पर भी एतराज़ था कि रचना बड़ी हो गई है, कॉलेज में पढ़ती है, हर जगह उसे साथ लेकर जाना। पापा ने कभी किसी की सुनी ही नहीं। वो जीवन को भरपूर जीना चाहते थे। उनके आसपास सवेरे की चहचहाहट हमेशा सुनाई देती थी। मम्मा कितनी खुश रहती थी, गुन 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 गुनगुनाती रहती हमेशा। मम्मा का गाने का शौक, छोटा सा कैसेट प्लेयर किचन में भी चलता रहता। अर्चना की शादी हुई। शादी तो होनी थी, सो हुई, लेकिन मम्मा पापा कितने अकेले हो गए। अर्चना ने ऐसा नहीं सोचा था। पता नहीं क्यों उन लोगों का वह घूमना फिरना, मौज मस्ती बंद हो गई। मम्मा कहती, तेरे पापा कहते हैं कि मन नहीं करता अब कहीं जाने का, थके थके से रहने लगे हैं वे, तू आ जाया कर बेटा। मम्मा सोचती थी कि वर्मा जी यूनिवर्सिटी में है, खूब छुट्टियां मिलती हैं, कोई सरकारी दफ्तर थोड़े ही है। उन्हें क्या बताती अर्चना कि उन्हें घर से ज़्यादा अपनी लैब से प्यार है। उनकी लाइब्रेरी, उनकी रिसर्च, उनके शागिर्द और उनके रिसर्च पेपर। पहले तो फिर भी आना हो जाता था। परिवार बढ़ता है तो जिम्मेदारी भी बढ़ती है। जिम्मेदारी खुद बंधन बन जाती है। 4 साल बीतते बीतते निशु और विशु भी आधम के थे उनकी ज़िंदगी में। वर्मा जी घर पर ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे।
लिहाजा घर पूरा अर्चना के जिम्मे, जो चाहे जैसे चाहे करे। वे उन लोगों में से थे जो अपनी जिंदगी किसी के हवाले करके निश्चिंत हो जाना चाहते हैं। बच्चों जैसी सुरक्षा उन्हें मिलती रहे, वे आश्वस्त होकर अपना काम करते रहे। अर्चना कभी कभी मजाक में कहती, मम्मा 3 बेटे पाल रही हूँ, निशु विशु तो हैं, इनके पापा सबसे बड़ा बेटा हैं। मम्मा हंसती, पापा कहते, हमारी चिंता दूर हुई, देखो कितनी खुश है हमारी अर्चना। पापा अब की पूजा की छुट्टियों में आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नैनीताल या शिमला या साउथ? फोन किया था अर्चना ने। अब की मैं सोच रहा हूँ तेरी मम्मा को लंबी सैर करा लाऊं। देश तो खूब घूम लिए, अब की एक ट्रिप विदेश की हो जाए, घूम आए जरा अमेरिका शमरिका। तेरे चाचू कहते हैं कि आओ कुछ दिनों के लिए घूम जाओ अमेरिका। आ पापा हम भी चलेंगे, अर्चना मछली बच्चों की तरह। ना ना अर्चना बेटी अपने परिवार के साथ जाएगी, अभी तो मैं और तेरी मम्मा जाएंगे। पहली बार पापा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। खांसी जुकाम बहुत दिनों से हल्का हल्का चल रहा था, कभी बुखार भी आ जाता। वीज़ा पासपोर्ट के लिए दिल्ली गए तो सोचा चलो लगे हाथ यहाँ दिखाते चलें, बड़े नामी गिरामी हॉस्पिटल हैं यहाँ, एक बार ठीक से पूरा चेकअप हो जाए निश्चिंतता होगी। चेकअप कराना ही कयामत हो गया। कभी कभी कितनी तेज़ी से चीज़ें बदल जाती हैं। कहाँ बाहर जाने की तैयारी, घर में 2 महीने के लिए एक मातबर आदमी ढूंढा जा रहा था। कपड़े तैयार हो रहे थे, गिफ्ट खरीदे जा रहे थे। अब सब कुछ स्थगित कर दिल्ली में ही डेरा डालना पड़ा। अक्सर रहने वाली कब्ज की शिकायत और गैस की तकलीफ, अपने पीछे कैंसर जैसी भयानक स्थिति छिपाए है, कौन सोच सकता था। डॉक्टर्स ने साफ कर दिया था कि अब लगभग 3री स्टेज है, फेफड़ों तक असर आ गया है। ऑपरेशन, रेडियोथेरेपी, अब सब दिल की तसल्ली के लिए थे। आखिरी सांसें लिए दिए पापा घर आ गए। जितने दिन बचे हैं उन्हें मन का सुकून मिले, अतरंग क्षणों को जी सकें, अपनों के बीच समय गुजारें। मम्मा की आंखें एकदम सूखी थीं, ना वह रोएंगी नहीं। आखिर लम्हों में पापा को पूरी तरह आश्वस्त करना चाहती थी मम्मा, और अर्चना भी। दिल्ली से वापस कानपुर आने पर अर्चना ने अपना घर प्रोफेसर साहब के हवाले किया और कहा था, अब जैसे चाहें करें, मैं पापा की आखिरी दिनों में सेवा करना चाहती हूँ। सच तो है, वह जानती थी कि मम्मा को देखते हुए वे तड़पते रहेंगे, लेकिन प्राण नहीं त्यागेंगे। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, कुछ भी तो नहीं कर सके थे वे घर के लिए। मम्मा के पीछे उनकी गैर हाजिरी में ज़बान पर बस यही होता, बेटा तेरी मम्मा का क्या होगा, कैसे होगा, वह अकेली। पापा मैं हूँ ना, वर्मा जी हैं। पापा आप क्यों चिंता करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। सचमुच बेटा, क्या सचमुच? पापा कैसी बातें करते हैं आप? वर्मा जी आप लोगों को बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसा समझते हैं। हाँ बेटा। आखिरी दिनों में उनका बोलना अस्पष्ट हो गया था, आवाज़ भी नहीं निकलती। वे हाथ पकड़े रहते, आंखों से ही कुछ कहते, कुछ गुनते। पापा की आंखें हरदम कुछ मांगती हुई सी, कुछ तलाशती, रास्ता ढूंढती थी। ज़्यादातर तो मॉर्फिन के असर से सोते रहते या आधी नींद में होते, सोते जागते से। ऐसे ही हाथ थामे थामे पापा चुपचाप कब सरक लिए पता ही नहीं चला। पापा ने आंखें मूंद ली और दुनिया से चले गए। मम्मा ने जीते जी सबोर से आंखें मूंद ली। जो चाहो जैसे चाहो करो, करो या ना करो, लुटने दो सब कुछ, बह जाने दो। मम्मा एकदम अकेली थी, कैसे रहेंगी? कभी अपनी मर्जी से खाने का मेन्यू तक तय नहीं किया था, 2 पैसे की चीज़ नहीं खरीदी कभी। पूरी तरह पापा पर निर्भर, पूर्ण समर्पित। शायद पापा के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी मम्मा। उन्होंने भी तो कुड़क मुर्गी की तरह उन्हें अपने पंखों के नीचे दबा छिपा कर रखा था, नए चूजे की तरह एकदम सुरक्षित। कोई तेज़ हवा भी न छू सके मम्मा को।
ज़रूरत शुरू होने से पहले ही वह सब कुछ हाजिर, जिसे शायद कभी उन्हें कहना होता। कौन सहेज संभाल कर रखते थे पापा अर्चना की मम्मा को। वह अब खुद गृहस्थी वाली थी। रोमांचित होती सोच सोच कर। सब कुछ बिक गया, बेच दिया गया, मकान, सामान। एक बार मम्मा के दिल में आया भी कि रोकें और कहें कि घर को रहने दो। जिंदगी जीने की तमन्ना थी, सो घर का नाम भी उन्होंने तमन्ना रखा। तमन्ना सिर्फ पत्थर और ईंट गारों से घिरी दीवारें नहीं थी, सचमुच उनकी तमन्ना को साकार रूप देता था। फिर सोचा, जब तमन्ना को बनाने वाला ना रहा, फिर इस मुर्दा इमारत से क्या मोह। घर लोगों से बनता है, रहने वालों की सांसों से बनता है, वरना ईंट पत्थर का ढेर। निकालो बेचो, सब निकालो, मकान, फर्नीचर, बर्तन, अल्लम गल्लम। अब कौन है उनका? अर्चना, उसका परिवार, उसके बच्चे, वही बेटी, वही बेटा, सब कुछ उसी का है। वो हमारी, हम उसके। मम्मा को लेकर अर्चना आ गई अपने घर। घर उसका था, वर्मा जी का था, निशु विशु का था और अब मम्मा का भी था। अर्चना ने जैसे सब कुछ सौंपते हुए कहा, मम्मा अब घर आपका, गृहस्थी आपकी, हम आपके। और मैं किसकी? मम्मा कितने दिनों बाद मुस्कुराई थी। आप हमारी। अर्चना के तो पंख लग गए। अपने लोगों के बीच हमेशा लोकप्रिय रही है वह। अब तो घर में पैर टिकता ही नहीं। पहले कॉलेज, फिर दोस्त, अहबाब, मोहल्ला, पड़ोस, कुछ नहीं तो सैर सपाटा। कभी अपनी ओर से, कभी कॉलेज की ओर से, नहीं तो दोस्तों के साथ। उस दिन की बात, इतवार का दिन। सवेरे से निकली थी अर्चना, शाम को 4 बजने को आ रहे थे। छुट्टी के दिन वैसे ही निरे काम जमा हो जाते हैं। फिक्र से उसकी जान निकल रही थी। तभी उसका फोन आया। मम्मा, मैं गायत्री भाभी के घर हूँ, आप चिंता मत करना, देर हो जाएगी मुझे। नहीं मम्मा, मैंने खा लिया है, मेरा इंतज़ार मत करना, तुम खा लो और बच्चों को भी खिला दो। अरे मम्मा, आप भूल गई, गायत्री भाभी के यहाँ शादी है ना। अरे मीनू की, उसके बक्से पैक कराने हैं। मम्मा, एक ज़रूरी बात, आज वर्मा जी के साथ शाम को उनके एक दोस्त आएंगे। प्लीज़ मम्मा, आप कुछ तैयारी कर देना नाश्ते के लिए, बस कुछ पकौड़ी शकौड़ी और थोड़ा हलवा। अपनी सासू जी के हाथ का हलवा वर्मा जी को बहुत पसंद है ना। नहीं नहीं, मैं तब तक आ जाऊंगी, चिंता मत करो। हाँ, आप ज़्यादा परेशान मत होना, बच्चे तंग तो नहीं कर रहे। देखो, गायत्री भाभी नमस्ते कह रही हैं आपसे। मम्मा को लगता है कि अर्चना ठीक कहती है, व्यस्तता ही उनकी दवा है। इतने व्यस्त ना रहती तो दिन काटने मुश्किल हो जाते। अपनी जड़ों से उखड़ जाने के बाद दोबारा जमना आसान नहीं होता। पौधा तो उखाड़कर फिर से रोपा जा सकता है, दरख्त नहीं। उन्हें अपनी जड़ें हिलती मालूम देती हैं। जड़ हैं कहाँ? यूं ही मिट्टी भुरभुरी करके दबा दिया है तने को। तन डोलता है तो मन भी उखाड़ पछाड़ होने लगता है। विशु को बुखार है, संभलता नहीं। उन्हें तो अब आदत भी नहीं रही छोटे बच्चे संभालने की। अर्चना का छुटपन पापा के कंधों पर ही बीत गया था, पता नहीं कब कैसे बड़ी हो गई। अब बार बार विशु को गोद में लेकर थपकाते रहो, हिलाते रहो, तो भी सोते सोते फिर चींक कर उठ जाता है। मम्मा को लगा कि अब उनकी रोने की बारी है। पिछले कुछ समय से ऐसा ही होने लगा है। बेवजह रोने को दिल करता है, बहता पानी जैसे होड़ करने लगता है। रोने की सबसे अच्छी जगह बाथरूम है। समय की पुरानी गलियों में घूमते भटकते कितना कुछ याद आता है। बचपन में गाने का शौक। गुरुजी कहते कि आवाज़ दबाओ मत, गला खोलो और खोलो, खुलकर गाओ। और खुलकर गाने की जगह कहाँ मिलती उन्हें? बाथरूम में। हंसी आती है। तेज नल खुल जाता और उनके शोर में गला खोलकर गाने का अभ्यास होता। अर्चना के पापा ने ना जाने कहाँ उनका गाना सुन लिया था, कहीं गाते हुए देख लिया होगा। वे सोचती हैं कि उनमें ऐसा कुछ खास तो नहीं था, फिर भी लट्टू हो गए। उनके घर से रिश्ते की बात आई। उस वक्त तो वह पढ़ ही रहे थे। उनकी पढ़ाई का आखिरी साल था। पिताजी ने सोचा, घर बैठे रिश्ता आया है, ज़्यादा सोचना विचारना नहीं, लड़का लायक है, नौकरी लग ही जाएगी।
सोचते सोचते दिल भर आता है। अब तो सब खत्म, गाना बजाना सब बिला गया। अब तो बाथरूम की तेज धार में गला खोलती हैं तो बस यह पूछने के लिए, कहाँ चले गए तुम, क्यों अकेला छोड़ गए मुझे, मेरे लिए कुछ भी नहीं सोचा। उस दिन मम्मा को चाय पीते हुए गर्म गिलास बार बार सीने से लगाते देख अर्चना ने पूछा, ये क्या सिकाई कर रही हो मम्मा गिलास से, क्या हुआ? पता नहीं बेटा, उस दिन विशु का सिर लग गया था, यहाँ दर्द सा हो रहा है। गर्म पानी की थैली दे दूं? अरे नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई खास बात नहीं। एक हफ्ते बाद फिर सीना सिकाई। गर्म पानी की थैली रखी थी बाएं सीने पर। अब की बार नहीं मानी अर्चना, डॉक्टर पद्मा राय के पास ले गई पकड़कर। उन्होंने सीने का मुआयना किया, चारों ओर से दबा दबा कर दिखा। मम्मी जी, गांठ तो है, आपको पता नहीं चला क्या? हाँ, कुछ लगा तो था। अर्चना जी, मीमोग्राफी होगी आपकी मम्मी की। मीमोग्राफी के बाद स्पष्ट आदेश था डॉक्टर का, तुरंत ऑपरेशन करा लीजिए। फिर धीरे से अर्चना को समझाया था, बेहतर हो दिल्ली में कराएं, एम्स में करा लीजिए। आगे कुछ और डेवलपमेंट्स हुए तो वहाँ आसानी होगी। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? यूँ तो सिर्फ गांठ लगती है, लेकिन बायोप्सी कराना ज़रूरी होगा। कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी। जी डॉक्टर साहब। घर में बातचीत शुरू हुई, बहस मुहावसा। शाम को वर्मा जी अपने कमरे में अकेले थे, तब अर्चना गई उन्हें बताने। डॉक्टर की रिपोर्ट, मीमोग्राफी, डॉक्टर की सलाह, दिल्ली जाना है, एम्स में ऑपरेशन होना है। अंदर अर्चना मम्मा के बारे में बता रही थी। मम्मा बाहर निशु को खाना खिला रही थी। थोड़ी खामोशी रही, फिर वर्मा जी की बारी थी। वे बोलने लगे। वर्मा जी की खासियत उनकी प्रखर आवाज़ है, हमेशा सीधी सपाट एक लय में बोलते हैं, बिना किसी उतार चढ़ाव के। उनके यहाँ सारे विषय एक जैसे होते हैं, सारे मसले एक रूप होते हैं, कोई कठोर कोई नाजुक ऐसा कुछ नहीं होता। वे बात सुनते हैं, उसका मुख्य बिंदु पकड़ते हैं और बयान दे देते हैं। वर्मा जी के यहाँ दिल और दिमाग दो पृथक इकाइयाँ हैं, ज़रूरी नहीं कि उनका आपसी तालमेल हो। मसलन एक बार अर्चना ने अपनी मम्मा से कहा था, मम्मा आप सवेरे ही नहा लिया कीजिए, दोपहर में ये दोनों बंदर आपको तंग करते हैं और आप नहा नहीं पाती। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम तो जानती हो मैं शुरू से ही दोपहर में नहाती रही हूँ। मम्मा को सवेरे नहाने की आदत नहीं थी। अर्चना के पापा बहुत नाराज़ होते, क्या सवेरे सवेरे लोटा उठाए चल देती हो, कोई डुबकी लगानी है तुम्हें गंगा में? दरअसल वह जाड़े की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उनकी आदत शुरू से ऐसी ही रही, दोपहर तक रसोई निपटा कर नहाना धोना, फिर कुछ और काम। उस दिन अर्चना को कॉलेज की लड़कियों के साथ पिकनिक पर जाना था, वो चली गई। वर्मा जी का टाइम 8 बजे का था। उनका नाश्ता मेज पर लगा रही थी मम्मा। रटे रटाए रिकॉर्ड की तरह हम बोले थे, मम्मा अर्चना कह गई कि आप सवेरे ही नहा लें, बाद में फिर। यह सुनकर वो शर्म से मर गई। पुराने संस्कार। उनके यहाँ कुछ परिवारों में तो दामाद से पर्दा भी होता रहा है। दामाद के मुंह से नहाने की बात सुनना उन्हें लगा जैसे खड़े खड़े किसी ने उनके कपड़े सरेआम उतार दिए हों। उनकी आंखें भर आईं। जवाब तो कुछ भी नहीं सूझा। जल्दी से किचन में घुस गई और बर्तन मांज रही फूलवती के हाथ दूध का प्याला भिजवा दिया। वर्मा जी आगे कह रहे थे, दोपहर में आप नहाने जाती हैं ना, तो बच्चे अकेले हो जाते हैं। उन्होंने सुन लिया। अर्चना बिटिया ने पहले ही खुलासा करके कह दिया होता तो यह शर्म ना झेलनी पड़ती। अर्चना की मम्मा अब अच्छे बच्चों की तरह सवेरे सबसे पहले नहा धोकर बैठ जाती, जैसे और घरों में बुढ़ी औरतें करती हैं। भूत सवेरे उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ, मंदिर। मम्मा को लगा था कि उन्हें जिंदगी का नमूना बदल लेना चाहिए, तभी तो निर्णय बदला था। हाँ, तो अर्चना कुछ कह रही थी, वर्मा जी से पूछ रही थी, दिल्ली जाने का कार्यक्रम बना रही थी। वर्मा जी की तेज धारदार आवाज़ उनके कानों तक पहुंची और गले से होती हुई नीचे उतर गई। वर्मा जी सचमुच बिना लाग लपेट के बात करते हैं। मैं नहीं जा सकूंगा, मेरा तो पूरा महीना बहुत व्यस्त है। अर्चना ने शायद किवाड़ बंद कर ली। उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। क्यों नहीं जा सकती अकेले? मुझे तो परसों बनारस जाना है, फिर 1 महीने के लिए जाना है चेन्नई। डिपार्टमेंट की वर्कशॉप है वहाँ, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं तो बहुत परेशान हो जाऊँगा, अभी नहीं।
तुम अगले महीने तय कर लो डॉक्टर से। थोड़ी देर बाद अर्चना किचन में आई। खाना लगाना था। 9 बज रहे थे, बच्चे सो चुके थे। मम्मा, मैं फ़ोन करके तय कर लेती हूँ, डॉक्टर जब तारीख देंगे तभी चल देंगे। ठीक है बेटे। वैसे वर्मा जी कह रहे थे कि डॉक्टर सेठ सबसे अच्छे सर्जन हैं, लेकिन वह 15-20 दिन के लिए बाहर गए हैं। हाँ, अमेरिका गए हैं। अच्छा बेटे। अरे मम्मा, जो जितना बड़ा डॉक्टर होता है ना, वह उतना ही बाहर रहता है। खूब पैसे कमाते हैं मम्मा मरीजों से और ऐश करते हैं। हाँ बेटा। वैसे मैं कल सवेरे फ़ोन करके तारीख लेती हूँ। ठीक है, डॉक्टर सेठ से ही तारीख लेती हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम लोग ठीक समझो। मान लो कि उनसे जल्दी तारीख नहीं मिलती, तब तक क्या होम्योपैथिक ट्राई करें? लोग कहते हैं डॉक्टर घोष ने कई ऐसे केस ठीक किए हैं। क्यों? मेरे ख्याल से ऑपरेशन तो दिल्ली ही कराएं। डॉक्टर राय भी यही कह रही थी। बिल्कुल ठीक है बेटा, होम्योपैथी में तो दिल्ली के मुकाबले इलाज भी मुफ्त जैसा हो जाएगा। अर्चना मम्मा का मुंह ताकने लगी। वह छुट्टी का दिन था। इत्तेफाक अर्चना घर पर थी। कपड़े धुलने थे। एक एक कर वह वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही थी। उनकी कमीज़, मम्मा की कमीज़ में खून का धब्बा था। सामने की ओर वह चौंकी। मम्मा, ये क्या? कैसा दाग है? खून लगा है ये तो। अरे, एक फुंसी थी, फूट गई बस। ओह, मैं तो डर गई थी। अर्चना देवा की माँ से बाहर का आंगन साफ करा रही थी। उसके सामने डस्टबिन उठाकर रखा अर्चना ने। डस्टबिन के अंदर कुछ था। सफ़ेद रंग की एक बड़ी पॉलिथीन की थैली में रुई की गद्दी पड़ी थी। वह धक से होकर रह गई। थैला खोला, वहीं एक डंडी पड़ी थी। उसने हिलाया, ऊपर नीचे किया। मोटा रुई का पैड, खून से भरा हुआ। खून? किसे चोट लगी है? निशु को या विशु को? कहाँ? पता ही नहीं चला। नज़र घुमाई, दोनों बच्चे लॉन में खेल रहे थे, दौड़ रहे थे। फिर कहाँ से आया ये है? भीतर गई। मम्मा रसोई में थी। शाम के खाने की खटर-पटर चालू थी। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ? मम्मा, दुपट्टा हटाइए। क्यों, पागल है क्या? आप कह रही थी कि आपकी गांठ ठीक हो रही है। हाँ, तो? डॉक्टर घोष की दवा से फ़ायदा हो रहा है। हाँ, तो लाई तो थी परसों 15 दिन की दवा। खाई तुमने? क्यों नहीं बेटा, कैसी बातें करती है। पिछले 4 महीने से खा रही हूँ। अच्छा, दुपट्टा हटाओ। क्या पागलपन है अर्चना बेटे, बात क्या है? हटाओ, तुम्हें मेरी कसम, बच्चों की कसम। लो देखो। और मम्मा ने दुपट्टा सरकाया और फिर जल्दी से जमा लिया सीने पर। भीतर चलो कमरे में और कुर्ता उतारो। वहाँ जाकर डस्टबिन में वह रुई का पैड कैसा पड़ा है? मम्मा कोस रही थी जमादारनी को कि वह कूड़ा उठाने आज इतनी देर से क्यों आई। अर्चना रो रो कर हलकान हो रही थी। मम्मा, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्यों? कब से आप? उसके मुंह से बोल नहीं निकल पा रहा था। चलिए आप, कल ही चलिए दिल्ली। नहीं, आज, अभी। संभालो अपने आप को बेटे। मम्मा की आवाज़ थकी हुई थी। अर्चना धीरे धीरे मम्मा को थपकाती रही। मम्मा का बदन हिलना बंद हो गया। शायद नींद आ गई थी। मम्मा की गांठ ने तो उनका सीना छलनी कर दिया। डॉक्टर साहब जवाब दे चुके हैं। हफ्ता 10 दिन का समय है। वह क्या करे, कैसे खुश रखे उन्हें? वह दबे पांव उठकर अपने कमरे में आ गई। वर्मा जी के खर्राटे चालू थे। अंदर घुटन थी। उसके गले में जैसे कुछ फंस रहा था। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। थोड़ी देर कमरे में इधर उधर डोलती रही, फिर बाहर आंगन में आ गई। चारों ओर पसरा अंधेरा। सड़क पार खंभे पर लगी सोडियम लाइट की पीली रोशनी की धार नीम के पेड़ से छनकर वहां तक आ रही थी। सहमी हवाएं निशब्द थी। चारों ओर फैला काला आसमान जैसे उसे अपने आगोश में लेने को तत्पर था। उस पर छिटके चमकीले सितारे सामने आ रहे थे, उछलते कूदते, एक के बाद एक ढेर सारे सवालों के साथ। उसके पैर कांपने लगे। वहां कोने में पड़े तख्त पर बैठ गई। उसके गले में फंसी हुई रुलाई जैसे छिटक कर बाहर आ गई और कहने लगी। रुलाई थम नहीं रही थी। उसे लगा मम्मा की गांठ उसके भीतर उगाई है, दिल से होती हुई दिमाग में ठुस गई है। वह क्या करेगी अब?
मम्मा की तो चला चली की बेला है। उसके बाद सारी जिंदगी अपनी इस गांठ को ढोती रहेगी वह।